नमस्कार। आज की चर्चा विशेष में मैं शैलेंद्र जैन आपका जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस शो के विशेष मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर पीयूष जी जोशी। सर, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार, आपका ये स्लोगन लेकर आप राजनीति की इस बेला में कूद पड़े हैं। राजनीति में आपका अनुभव चाहे जितना हो, परंतु आपके जो स्लोगन हैं वो काफ़ी आकर्षित मालूम पड़ते हैं। क्या इनके बारे में हमें विस्तृत बता पाएंगे? देखिए साहब, हम जो परंपरागत राजनीतिक दल हैं, जो स्थापित राजनीतिक दल जिनको हम बोलेंगे, अब तो खैर आम आदमी पार्टी भी स्थापित हो गई है, नेशनल पार्टी बन गई है, पर मध्य प्रदेश की यदि हम परंपरागत राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इतने लंबे समय तक राज किया है इस प्रदेश के ऊपर। दुख की बात यह है कि चाहे सरकारी स्कूलों की या सरकारी कॉलेजों की बात हो या सरकारी अस्पतालों की बात हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात हो, CHCs की बात हो, जिला अस्पतालों की बात हो या छोटे और मझोले व्यापारियों के हितों की बात हो, इस पर कोई सार्थक काम नहीं किया गया। और ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, ये राज्य सरकार के द्वारा दिए गए और केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़े ही कहते हैं ये बात। तो हमारा यही कहना है कि भाई, वो बोलते हैं अब की बार मोदी सरकार, अब की बार शिवराज सरकार, अब की बार कमलनाथ सरकार, हम बोलते हैं अब की बार जनता की सरकार, अब की बार शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार। विधानसभा 4 और पूरे मध्य प्रदेश में अब की बार वोटिंग होना चाहिए अच्छे सरकारी स्कूलों के लिए, मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए, हर विधानसभा क्षेत्र में एक CHC लेवल का अस्पताल बनाने के लिए और छोटे और मझोले व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए एक लोकल बिजनेस अथॉरिटी बनाने के लिए, जो ये बड़ी कंपनीज़ हैं उनसे लड़ने में इनको सक्षम बना सके, इनके हितों की बात कर सके। तो ये 3 मुद्दे मैं जनता के बीच में लेके जा रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से लेके जा रहा हूँ, साफ़ नीयत के साथ में लेके जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जनता को ये ईमानदारी और साफ़ नीयत दिखेगी। चूँकि आप विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से लड़ रहे हैं और वहाँ पर भी स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी काफ़ी समस्याएं हैं और छोटे और मझले व्यापारियों के ऊपर गुंडागिर्दी का दबाव निरंतर जाहिर हो रहा है, जो उन्हीं की पार्टी के पूर्व सांसद ने भी एक पत्र लिखकर प्रेस में दिया था। तो क्या आप उन पर नियंत्रण कर पाएंगे? देखिए, नियंत्रण तो बहुत ही इजी है इसलिए इजी है कि भाई, एक पुरानी कहावत है, पावर करप्ट्स। तो यदि आप जो ऐसे तत्व हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो ऐसे तत्व हैं जो चंदा वसूली कर रहे हैं, उनको यदि आप सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और एक ईमानदार नेतृत्व को लाएंगे तो अपने आप ही ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम ये है साहब कि जो टॉप से जो राजनीति होती है ना, वो भ्रष्टाचार की राजनीति होती है। वो ऊपर से लेके नीचे तक जो बहाव आता है वो ईमानदारी का बहाव नहीं है। वो जो जिसको हम बोलते हैं कि गंगा जो है गंगोत्री से ही मैली हो गई, स्रोत से ही मैली हो गई। तो यदि स्रोत से ही हम करप्ट हैं तो डेफिनेटली नीचे भी करप्शन ही आएगा। हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई नीचे बहुत ही शुद्ध गंगा जल हमें मिलेगा। तो आपको ईमानदारी की राजनीति के बारे में लगातार बातें करना होगी, अच्छे लोगों को चुनना होगा। आपको ये देखना होगा कि कौन सही मुद्दों की बात कर रहा है और जो भी सही मुद्दों की बात कर रहा है फिर आपको उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उन्हें चुनना पड़ेगा। क्योंकि हम बोलते तो हैं कि विकल्प नहीं है, सांप नाथ है और नाग नाथ है, पर जब विकल्प आता है तो क्या हम उस विकल्प को चुनने का मादा दिखा पाते हैं? क्या हम उतनी प्रतिबद्धता दर्शा पाते हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसी वजह से ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं, छोटे मझोले व्यापारियों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो 25,000 से ज़्यादा स्कूल मर्जर के नाम पे प्रदेश सरकार बंद कर चुकी है। सरकारी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं। दूसरा, बड़ी शर्म की बात है, मामा जी अपने आप को मामा कहते हुए घूमते हैं, पर नवजात मृत्यु दर में मध्य प्रदेश पिछले 20 साल से नंबर 1 है। तो जो छोटे नौनिहाल इस प्रदेश में पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा पूरे देश में मध्य प्रदेश में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मातृ मृत्यु दर में मध्य प्रदेश नंबर 2 पे है देश में। तो ये किस प्रकार के भाई हैं और ये किस प्रकार के मामा हैं और कौन बात करेगा इनके ऊपर? तो हमें तो बात करना पड़ेगी, हम ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं। मैं कई बार कहता हूँ, वी आर नॉट प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस, वी आर प्रोफेशनल्स हु आर इन पॉलिटिक्स बाय फोर्स। हम लोग पेशेवर राजनीतिज्ञ नहीं हैं, हम लोग वो पेशेवर लोग हैं जो राजनीति में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। यदि स्थापित राजनीतिक दल शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारियों की रक्षा की बात करने लग जाएं तो हमारे जैसे लोगों को राजनीति में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने एक मुद्दा उठाया कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलें और उसे ख़त्म करें, पर अभी
देखने में आया है देश की राजनीति में भ्रष्टाचार के ऊपर आप ही की पार्टी के एक सांसद ने एक उद्योगपति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उन्हें मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया था और अब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के ऑब्लिगेशंस लगे हैं। तो ये उसका प्रति उत्तर है या वाकई आपकी पार्टी के सांसद भ्रष्टाचारी हैं? देखिए, ये बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बात बोली, अब मनीष सिसोदिया जी भी तथाकथित शराब नीति, मतलब मैं तो उसको शराब घोटाला मानने से भी इनकार करता हूँ। मनीष सिसोदिया जी काफ़ी महीनों से अंदर हैं, जेल में बंद हैं। पीएमएलए एक्ट की आड़ लेके, पीएमएलए एक्ट का एक अमेंडमेंट मोदी सरकार ने किया था जिसमें राजनीतिज्ञों को जोड़ा गया उस एक्ट में जो आतंकवादियों की फंडिंग रोकने के लिए बना था। तो अब रही बात, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है क्या टिप्पणी दी थी पिछली हियरिंग में कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई कुछ तो तथ्य लेके आओ कि आप सिर्फ, क्योंकि एक्ट इस प्रकार से बना है कि आप इंडेफिनेटली बेल को रिजेक्ट करवा सकते हैं। इम्पॉसिबल, नियर इम्पॉसिबल बोलते हैं। आप किसी भी, मैं तो वकील नहीं हूँ, मैं तो चिकित्सक हूँ, पर आप किसी भी सीनियर वकील से बात करिएगा कि पीएमएलए एक्ट में बेल मिलना नियर इम्पॉसिबल है कि नहीं है। यदि एजेंसी अपोज करे तो आपको बहुत ही आराम से पता पड़ जाएगा कि नियर इम्पॉसिबल है। एक रिफॉर्मिस्ट नीति को, क्योंकि एलजी ने 400 दुकानें कम खुलवाई, 400 दुकानें कम खुली इसलिए रेवेन्यू लॉस हुआ, तो एक रिफॉर्मिस्ट नीति को किस प्रकार से घोटाले में तब्दील कर दिया गया, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार तंत्र है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आप और हम सभी देख रहे हैं कि लगातार वो काफ़ी तगड़ा दुष्प्रचार चल ही रहा है। राष्ट्रीय राजनीति से पुनः विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में आते हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 को नाम दिया अयोध्या। तो क्या आप राम जैसी अयोध्या स्थापित कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक देखने में आया कि विगत कई वर्षों से एक ही परिवार के विधायक वहां रहे हैं, स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं वहां लागू हुई हैं, तो क्या धरातल पर वहां पर इतना विकास दिख रहा है? देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है, मुझे तो अयोध्या हमारे लिए कौन सा स्थल है, मतलब मैं स्वयं भी हिंदू धर्म में बड़ा हुआ हूँ, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, तो अयोध्या तो हमारे लिए एक वो तीर्थ स्थान है जहाँ पे राम राज्य की स्थापना है। और राम राज्य मतलब क्या, कैसा राज्य ना, आदर्श राज्य, एक आदर्श राजा और एक सुखी प्रजा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, वो वाली अवस्था। अभी जो 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे नशा खुलेआम बिक रहा है, पाउडर खुलेआम बिक रहा है, गुंडागर्दी खुलेआम है, चंदा वसूली खुलेआम है, सड़कें खुदी हुई हैं, पानी साफ़ नहीं आता, बड़ी से बड़ी कॉलोनियाँ जैसे द्वारकापुरी जैसी कॉलोनियाँ अभी भी अवैध बस्तियों में गिनी जाती हैं। तो ये राम राज्य है? मुझे तो लगता है रावण की लंका इससे बेहतर है, क्योंकि एक राजनीतिक दल 30 साल से नहीं हारा। और वो क्यों नहीं हारा? क्योंकि जो विपक्षी राजनीतिक दल है कांग्रेस, उसने एक मजबूत प्रत्याशी नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं निभाई हैं चुनाव लड़ने की। तो एक राजनीतिक दल नहीं हारा, उसकी वजह से उसको अयोध्या निरूपित करना और उसको वहाँ पर जो खुलेआम अव्यवस्थाओं का अंबार है उसको हम राम राज्य कहें, तो ये अयोध्या का भी अपमान है, भगवान राम का भी अपमान है और राम राज्य की परिकल्पना का भी अपमान है। रही बात हम लोग स्थापित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो हम कभी इतना बड़े टॉल क्लेम्स नहीं करते कि हम राम राज्य ले आएंगे। राम राज्य लाने की जो कैपेबिलिटी है वो तो भगवान श्री राम में ही थी, मुझे नहीं लगता हम में है, पर हम उस दिशा में तो काम कर सकते हैं। एक साफ नीयत और साफ ईमानदारी के साथ में काम कर सकते हैं। अच्छे सरकारी स्कूल बनाने के लिए काम कर सकते हैं, हम अच्छे सरकारी अस्पताल बनाने के लिए काम कर सकते हैं, बाग बगीचे बनाने के लिए काम कर सकते हैं, वाटर वेंट्स लगाने के लिए काम कर सकते हैं कि भाई खुले। हम सतयुग के भी राम राज्य की बात करें तो वहाँ पे भी रुग्णालय रहते थे, धर्मशालाएं रहती थी, रुकने के लिए सराएं रहती थी, प्याऊ रहते थे और बड़े बड़े बरगद और पीपल और कदम्ब के बाग बगीचे रहते थे। तो क्या ये सब चीज़ें हुई है विधानसभा 4 में या पूरे शहर में कहीं भी? मुझे तो नहीं लगता हुई हैं, और यदि हुई हैं तो मैं देखना चाहूँगा कहाँ हुई है, और यदि नहीं हुई है तो अब की बार जनता के लिए सोचने का समय है। सरकारी स्कूल और अस्पताल तो बनना ही चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक तो बनना ही चाहिए, ज़रूरी है। चूँकि आप आम आदमी पार्टी के प्रादेशिक स्तर के पदाधिकारी भी हैं, तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका मध्य प्रदेश में रहेगी और किन विश्वास के साथ वो मतदाताओं का रुख अपनी ओर करेंगे? और साथ ही एक बात और है कि चूँकि इंडिया गठबंधन हुआ है और उसके अंदर कांग्रेस आपका सहयोगी दल है, तो उसके खिलाफ प्रत्याशी उतारना क्या गठबंधन में दरार जैसा नहीं है?
देखिए, ये बात कई चैनल्स पे भी पहले की जा चुकी है। मैंने स्वयं ने भी कई बार ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो इंडिया गठबंधन है लोकसभा के लिए बना है, क्योंकि प्रादेशिक स्तर के मुद्दे अलग होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे अलग होते हैं, आप और हम सब जानते हैं, निगम के मुद्दे अलग होते हैं। तो ये जो बात है कि भाई जो इंडिया गठबंधन है वो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बना है, विधानसभा लेवल पे तो क्योंकि राज्य की सरकार का काम अलग होता है, तो जो विधानसभा स्तर है उसमें तो सब दल अपनी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। तो रही बात कि भाई गठबंधन धर्म के खिलाफ जाके काम हो रहा है क्या, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है। रही बात आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश के चुनाव में, जो आपका एक प्रश्न का पहला भाग था कि क्या भूमिका रहने वाली है, तो आम आदमी पार्टी की तो एक ही भूमिका है, जनता के हितों की बात उठाना, जनता के मूल मुद्दों की राजनीति करना। इसीलिए नाम भी आम आदमी पार्टी है, कोई बहुत बड़ा फैंसी नेम नहीं है आम आदमी पार्टी का। भाई जो छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छे सरकारी स्कूल चाहिए ताकि एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सभी को मिल सके, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। एक अच्छा गुड क्वालिटी का ट्रीटमेंट सभी को मिल सके, चाहे वो कितना गरीब हो या चाहे अमीर हो। ये तो हमारे मूल अधिकार है ना। मतलब यदि हम राइट टू हेल्थ बोलें तो भले राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट्स में नहीं भी है, पर राइट टू लाइफ के तहत तो राइट टू हेल्थ आता ही है। तो स्वास्थ्य का अधिकार तो है ना भारत का नागरिक होने के नाते मुझे, ऐसे शिक्षा का अधिकार है ना भारत का नागरिक होने के नाते मुझे, चाहे मैं गरीब हूँ चाहे अमीर, चाहे मुझे शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार तो इस देश का संविधान देता है। तो क्या हम यदि खुद से प्रश्न पूछें कि क्या इस देश के गरीब को वही शिक्षा मिल रही है जैसे अमीर को मिल रही है, क्या इस देश के गरीब को वही स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल रही है, वही स्वास्थ्य के तंत्र में उपचार मिल रहा है क्या जैसा एक अमीर को मिल रहा है, तो हमको खुद को क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। छोटे और मझोले व्यापारी और बड़ी कंपनियां जैसे अमेजॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, डी मार्ट हो गई, इनके लिए क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बचा है इस देश में व्यापार करने के लिए? क्योंकि व्यापार का पहला जो सिद्धांत है वो है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिवनेस। तो यदि प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा कैसी, हेल्दी प्रतिस्पर्धा, तो क्या छोटा व्यापारी जो एक छोटी दुकान चला रहा है, 20 तारीख के बाद यदि आपकी तनख्वाह की कमी होने लगती है तो आप उधार जान लेने के लिए उसके पास जाते हो कि कोने की दुकान पे कि भाई उधार दे दे यार, और वो खुशी खुशी उधार दे देता है आपको, और आपकी जब तनख्वाह अगले महीने की आती है तो आप उसको चुकाते हो। तो क्या ये अमेजॉन के साथ में संभव है? क्या ये फ्लिपकार्ट के साथ में संभव है? क्या ये डी मार्ट के साथ में संभव है? तो ये बातें किसी को तो करना पड़ेगी। तो कैसे लड़ेगा ना छोटा व्यापारी? वो अपना घर चलाएगा, दुकान पे अपने ग्राहक की ग्राहकी को देखेगा, या वो जाके अमेजॉन से लड़ेगा? तो ये काम किसका है ना? राजनीतिक दलों का है, सरकारों का है कि भाई आप इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाइए, एक लोकल बिजनेस अथॉरिटी बनाइए, एक स्थानीय व्यापारिक संगठन बनाइए, प्राधिकरण बनाइए जो इनकी लड़ाई लड़े, जो इनके मार्केटिंग का काम करे, इनके लिए, इनके व्यापार को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाए, इनकी लीगल बैटल्स फाइट करे। यही तो सरकारों का काम है। सरकारों का काम कथा कराना, कलश यात्रा निकालना, रुद्राक्ष वितरण करना, शिव पुराण करना, या नानी बाई का मायरा जैसी कथा करवाना रह गया है क्या आजकल? ये तो महंतों का काम है, धर्मगुरुओं का काम है, जो नेता करने बैठ गए। हमें सोचना तो पड़ेगा ना, या हम एक ऐसा समाज बन चुके हैं कि नहीं ये सब चलता है? तो मैं तो यही बात करने आया हूँ कि भाई कोई तो था जो इन मुद्दों के लिए लड़ रहा है, तो और कोई तो है आज की तारीख में भी। तो मुझे लगता है कि ये बात रेजोनेट करेगी जनता के बीच में, और जनता इसको अच्छा प्रतिसाद देगी। तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की कितनी सीटें आप प्रदेश में देख रहे हैं? देखिए, मैं तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मेरी तो इच्छा यही है कि जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए आम आदमी पार्टी की। तो जिस प्रकार से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं, सरकारी स्कूलों में पूरा का पूरा 100% ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, पंजाब में वो चेंजेस शुरू हो गए हैं, पराली जैसा पंजाब का एक इंडिजिनस प्रॉब्लम था, 33% रिडक्शन आ गया है। सब चीज़ें होना, ड्रग ट्रेड के ऊपर नकेल लगना पंजाब में शुरू हो गई है। तो सब चीज़ होना संभव है यदि एक ईमानदार नेतृत्व हो और एक साफ नीयत हो काम करने की, तो सब चीज़ की जा सकती है, सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आपके ही चैनल पे इसी इंटरव्यू में 15 मिनट के इंटरव्यू में मैंने बता दिया कि बिज़नेस को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाया जा सकता है। हेल्थ सिस्टम के ऊपर हम कभी बात करेंगे कि किस तरीके से हेल्थ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है, कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर को इंटरकनेक्ट यदि ठीक से कर दिया जाए तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कैसे फैमिली मेडिसिन जैसी विधाओं को बढ़ाया जाए, जीपी को वापस से जीवित किया जाए, जो कि जीपी बनना कोई नहीं चाहता, तो कैसे हेल्थ सिस्टम की प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उस दिशा में सोचना बंद कर चुके हैं, कथा भोजन भंडारे से ऊपर नहीं कर पा रहे हैं। यदि ये रहेगा, यदि ये बातें होने लग जाएगी, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनेगी, और वो दिन दूर नहीं है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 से प्रत्याशी डॉक्टर जोशी, और राजनीति के साथ अपनी गहन सोच ने इन्हें बहुत ऊर्जावान नेतृत्व प्रदान किया है, और मैं अग्रिम शुभकामना देता हूं आपके चुनाव के लिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया।